वेलकम गाइस। आज हमारे साथ है मिस्टर आलोक बंसल, हु इज अ प्रीमियम कंसल्टेंट फॉर स्टडी अब्रॉड। वेलकम मिस्टर आलोक। थैंक सो आईवी क्या है, आईवी लीग यूनिवर्सिटीज क्या है और कैसे वहां तक पहुंचा जाएगा, तो इसके लिए आज का ये पॉडकास्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर आप यहां तक आ गए हो तो फिर आपको अगर हार्वर्ड पहुंचना है तो यहाँ पे रुकना पड़ेगा। सो स्टार्ट करते हैं। आलोक जी, आपके बारे में बहुत सुना है। आपने बहुत सारे बच्चे हार्वर्ड, एमआईटी, स्टैनफोर्ड के लिए आपने मेंटरेट किए और बहुत सारी सक्सेस स्टोरीज आपसे जुड़ी हुई है। सो सर, हम बहुत क्यूरियस है कि ये आईवी आईवी का इतना हाइप क्यों है और लोग आईवी लीग यूनिवर्सिटीज में एडमिशन के लिए सालों साल मेहनत करते हैं, तो इतना हाई क्या जायज है? देखिए, सबसे पहले तो थैंक यू वेरी मच फॉर इनवाइटिंग मी हियर जी। जो ये आपने वर्ड इस्तेमाल किया हाइप, जो काफी लोग जनरली इस्तेमाल करते हैं, तो मैं उससे काफी सहमत नहीं हूँ। पहली बात तो, और लेट मी एक्सप्लेन एग्जैक्टली व्हाई एम आई सेइंग दैट। आईवी लीग इंस्टीट्यूशंस, देखिए, एक पेडिग्री है, एक बैकग्राउंड है। 100+ ईयर से ये इंस्टीट्यूशंस एस्टैब्लिश्ड हैं। और काफी लोग जो नहीं समझते आईवी लीग है क्या, बेसिकली वर्ल्ड की टॉप 8 यूनिवर्सिटीज जो कि ईस्टर्न पार्ट, नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट ऑफ अमेरिका में एस्टैब्लिश्ड है, चाहे हार्वर्ड, प्रिंसटन, कॉर्नेल, कोलंबिया, येल, डार्टमथ, ब्राउन, ये जितनी इंस्टीट्यूशंस हैं, इनका एक बैकग्राउंड है। तो इन्होंने पूरी एस्टैब्लिश किया है, चाहे इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें, चाहे उनके एंडाउमेंट फंड्स या फंड्स की बात करें, चाहे फैकल्टी पूल की बात करें, चाहे एलुमनाई नेटवर्क की बात करें, चाहे इंडस्ट्री इंटरेक्शन की बात करें, कटिंग एज रिसर्च की बात करें, ये सारे सिस्टम बहुत अच्छी तरह से टाइम टेस्टेड ढंग से एस्टैब्लिश्ड है। तो आज यदि कोई स्टूडेंट आईवी लीग में पहुंचता है और वहां से पढ़ के निकलता है, तो जो भी रिक्रूटर्स हैं, चाहे रिसर्च इंस्टीट्यूशंस हैं, कंट्रीज हैं, दे ऑल नो कि ये एक एस्टैब्लिश्ड प्रोसेस से निकल के आया। तो जो जिसको टेम्परिंग कहते हैं, जिसको कहते हैं कि ट्रेनिंग पूरी हो गई है, वो आदमी निकला है या वो बच्चा निकला है, तो उसके लिए एक अलग उसकी रिकॉग्निशन अवेलेबल है, जो कि काफी हद तक जो लोग मानते हैं इस बात पे, पैसे के बारे में मानते हैं, तो इसीलिए उनको एक प्रीमियम मार्केट में अवेलेबल है। एक छोटा सा एग्जांपल बोलूंगा। आपने बोला, आज यदि एक बच्चा हार्वर्ड की टी शर्ट पहन के, हार्वर्ड का स्टूडेंट आज इंडिया के एयरपोर्ट पे भी जाता है, तो इमिग्रेशन ऑफिसर उससे बहुत प्यार से बात करता है और हार्वर्ड के बारे में कुछ पूछता है। ये एयरलाइन स्टाफ का बिहेवियर है। यही एक बिहेवियर एक कॉर्पोरेट स्ट्रक्चर्स का है। आज हम सीरियल्स भी देखते हैं, बच्चे सूट्स देखते हैं, वहां पे भी बोलते हैं कि यदि आप हार्वर्ड से हो तो हम आपको ले लेंगे। तो ये एक एस्टैब्लिश्ड प्रोसेस है और इसकी वैल्यू है। जेन्युइनली इट इज डेफिनेटली वर्थ गोइंग टू अ प्लेस लाइक एन आईवी लीग इंस्टीट्यूशन, इज व्हाट आई वुड लाइक टू से। आप जो बोल रहे हो मीन्स कि बच्चा एक ब्रांड से तो एसोसिएट हो ही रहा है, पर जो लोगों का फंडिंग है, जो रिसोर्सेज है, वो भी एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लेवल पे है। Exactly. I mean, it is very, very different. Last year यूएस में काफी कंपनीज में इंटर्नशिप्स अवेलेबल नहीं थी, थोड़ा सा लल था मार्केट में। तो हमने ऐसा भी देखा है, जो हमारे स्टूडेंट्स आईवी लीग इंस्टीट्यूशंस में पढ़ रहे हैं, कॉलेज ने उन्हें कहा कि आप कहीं भी इंटर्नशिप ढूंढ लो, चाहे वो अनपेड इंटर्नशिप हो, उसका पैसा हम आपको दे देंगे, हम आपसे फीस ले चुके, लेकिन हम आपको सपोर्ट करने के लिए तैयार। तो ये जो एक जज्बा है, ये जो एक एटीट्यूड है, या एक जो इकोसिस्टम जिसको बोले, वो पूरी तरह से इवॉल्व है। ऐसी यूनिवर्सिटीज में एडमिशन के लिए क्या एकेडमिक कितना इंपॉर्टेंट है, या तो कौन से लेवल तक का एकेडमिक चाहिए, क्या एक्सपेक्टेशंस रहती है ये यूनिवर्सिटीज की? देखिए, बहुत उत्तम सवाल है। बच्चे हमारे पास आते हैं, आज भी मैं एक स्टूडेंट से मिला, 9th में 48% स्कोर है, 11th में बच्चे का 70% स्कोर है, बट हम एस्पायर कर रहे हैं कि मैं प्रिंसटन यूनिवर्सिटी में पढ़ूं, विच इज एन आईवी लीग इंस्टीट्यूशन।
ऑनेस्टली स्पीकिंग लेट अस अंडरस्टैंड, जब भी हम एक आईवी लीग इंस्टीट्यूशन की बात करते हैं या किसी भी टॉप टियर इंस्टीट्यूशन, एमआईटी, स्टैनफोर्ड, यूनिवर्सिटी ऑफ शिकागो, यूसी बर्कले, जॉन हॉपकिंस, किसी भी टॉप टियर इंस्टीट्यूशन की बात करते हैं, तो उसका एक एडमिशन का प्रोसेस काफी रिगरस है। क्यों रिगरस है? क्योंकि जो उसमें एडमिशन पाना चाहते हैं उनकी तादाद या उनका नंबर बहुत ज्यादा है और जो सीट्स अवेलेबल है वो बहुत लिमिटेड है। आप देखिए तो शायद हार्वर्ड को इंडिया से 1 या 2 बच्चे ले लें अंडर ग्रेजुएट लेवल पे, प्रिंसटन शायद 1 या 2 लेगा, कॉर्नल शायद 10-15 बच्चे लेगा। तो उन 10-15 बच्चों के चयन में बहुत सारे क्राइटेरियन देखे जाएंगे, इसके बेसिस पे डिसाइड किया जाएगा कि बेटर ऑफ द बेस्ट या बेस्ट ऑफ द बेटर कौन है, उसके बारे में जज किया जाएगा। तो वहां पे हम देखते हैं कि मार्क्स बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, चाहे 9th के मार्क्स हैं, 10th के मार्क्स हैं, 11th के मार्क्स हैं, 12th मिड टर्म के मार्क्स हैं, इनका एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, क्योंकि आपका कंसिस्टेंट एकेडमिक परफॉर्मेंस इज एन इंडिकेटर ऑफ योर फ्यूचर परफॉर्मेंस, ये माना गया है। एसएटी के बारे में बहुत कंफ्यूजन है एंड थाउजेंड्स ऑफ स्टूडेंट्स आर लिटरली कंफ्यूज्ड कि एसएटी देना है या नहीं देना है। तो सर आपका क्या मानना है? बहुत रेलेवेंट क्वेश्चन है। कोविड के समय पे, क्योंकि काफी सिटीज में, कंट्रीज में एसएटी कंडक्ट करना इम्पॉसिबल था, तो कॉलेजेस ने स्टूडेंट्स को फैसिलिटेट करते हुए ये डिक्लेयर किया कि हम या तो सैट ऑप्शनल है, आपने सैट दिया तो सबमिट कीजिए, नहीं दिया तो कोई बात नहीं, या हम सैट ब्लाइंड है, हम सैट को नहीं देखेंगे, सब बच्चों को हम इक्वल पैरामीटर पे जज करना चाहते हैं, करेक्ट। लेकिन धीरे धीरे यूनिवर्सिटीज ने रियलाइज किया कि SAT has been a very, very important criterion for understanding the aptitude and ability of a child. Correct. It's a great indicator. Right. आज आप MIT की वेबसाइट पे जाएं तो जो उन्होंने SAT के बारे में लिखा हुआ है, उन्होंने बोला है कि हम एक मेंटल एप्टीट्यूड या एप्टीट्यूड ऑफ अ चाइल्ड भी जज करना चाहते हैं, उसके कम्युनिकेशन स्किल्स को भी देखना चाहते हैं, उसके रिटन स्किल्स को भी देखना चाहते हैं, बिकॉज हमारे हिसाब से पास्ट परफॉर्मेंस इज एन इंडिकेटर ऑफ द फ्यूचर पोटेंशियल ऑफ अ चाइल्ड, करेक्ट। तो धीरे धीरे यूनिवर्सिटीज वापस, क्योंकि हम कोविड से बाहर आ चुके हैं, अपने पुराने सिस्टम पे वापस आ गए, जिन्होंने बोला है कि सैट इज एन इंपॉर्टेंट क्राइटेरियन। इस साल डार्टमथ, येल, जिन्होंने लास्ट ईयर तक सैट ऑप्शन बोला था, उन्होंने बोला सैट इज एन मैंडेटरी रिक्वायरमेंट, इट्स अ ग्रेट फिल्टर। तो जिन बच्चों का या पेरेंट्स का मानना है कि बिना सैट के या कम सैट के भी मेरा टॉप टियर इंस्टीट्यूशन में एडमिशन हो जाएगा, आई थिंक दे आर लिविंग इन अ फूल्स पैराडाइज। आई एम सॉरी टू यूज दैट वर्ड, बट ये इनकरेक्ट है, ऐसा नहीं होने वाला। वन और टू एक्सेप्शंस आपको हमेशा मिलेंगे, दीज आर एग्जांपल्स which one can quote, but one should not rely on such examples. SAT is a very, very important criterion for admission to top tier institutions in the US especially. और जैसे सर आपने बहुत ब्यूटीफुली एक्सप्लेन किया, और मैं भी कहीं ना कहीं एग्री करता हूँ कि अगर बच्चा वर्ल्ड में कोई भी स्कूल से आता है, कोई भी बोर्ड से आता है, कोई भी स्टेट बोर्ड से आता है, तो उसका वो स्टैंडर्ड डिसाइड करना इट्स वेरी हार्ड, करेक्ट। तो ये जो आपने वर्ड यूज किया फिल्टर, तो इट्स अ राइट फिल्टर फॉर देम। तो ये एसएटी एंड एकेडमिक्स, तो ये एसएटी एंड एकेडमिक्स जो है, तो क्या वही एक फाइनल पैरामीटर होता है या इसमें और कोई चीजें भी होती है एडमिशन के लिए? देखिए, लेट मी एक्सप्लेन इट वेरी क्लियरली। यूएस एडमिशंस के लिए, टॉप टियर यूनिवर्सिटीज के एडमिशंस के लिए कोई भी एक पैरामीटर काफी नहीं है, बहुत सारे पैरामीटर्स, आपका एसएटी स्कोर, आपका इंग्लिश प्रोफिशिएंसी स्कोर, आपका एपी या उस टाइप से एकेडमिक रिगर का, आपका स्कूल एकेडमिक्स, आपका प्रोफाइल, द एंटायर स्ट्रक्चर और योर स्टोरी इज इंपॉर्टेंट। उसका एक कोई पैरामीटर नहीं है। हमारे पास कोई बच्चे आते हैं, बोलते हैं कि जी मेरा तो 1580 स्कोर आ गया तो मैं तो एमआईटी पहुंच जाऊंगा, बिल्कुल भी नहीं। वो एक इंडिकेटर है which you would get your advantage for that, but then there are many other parameters to be looked at, ठीक है। तो ये मानना कि खाली एक स्कोर से मेरा एडमिशन पक्का हो जाएगा, ये गलत है। और इस वजह से हर साल मैं देखता हूँ कि बहुत सारे बच्चे हमारे पास आते हैं। इनफैक्ट आज भी मैं एक बच्चे से मिला कि मेरा 1550 स्कोर है, लेकिन मुझे कोई कॉल नहीं आई एडमिशन की। जब ज्यादा डिटेल में गए तो पता चला कि सिर्फ काम के तौर पे एक एसएटी स्कोर बहुत हाई है, बाकी नहीं है।
तो ये ऐसा इंडिकेशन या ऐसा सोचना बिल्कुल मान्य नहीं है। बहुत सारे पैरामीटर्स उसमें इन्वॉल्व हैं, उन सब का समेशन या उनको इकट्ठा कोलेशन इंपॉर्टेंट है टू प्रेजेंट अ राइट स्टोरी एंड फिटमेंट फॉर अ यूनिवर्सिटी। आपने बताया कि ये एक स्टोरी होनी चाहिए और ये पूरे सीन को कुछ कुछ प्रोफाइल बिल्डिंग बोलते हैं। तो सर ये प्रोफाइल बिल्डिंग बहुत ही बज़वर्ड है ये आईवी एडमिशंस के लिए, अगर उसमें आप थोड़ा कुछ और डीपर अगर कुछ एक्सप्लेन कर सकते हो तो। देखिए, हमारे इंडियन सिस्टम और कल्चर में हम जब भी कुछ खरीदने भी जाते हैं ना तो उसको हाथ लगा के देखते हैं। आज हम बच्चे शार्क टैंक देखते हैं, शार्क टैंक में बोलते हैं कि हमें 100 करोड़ की फंडिंग चाहिए, हमें 50 करोड़ की फंडिंग चाहिए, तो जो शार्क्स हैं वो आपको बोलते हैं कि हमें प्रूफ ऑफ कॉन्सेप्ट दिखा दो। करेक्ट? देखा जाए तो एक स्टोरी भी इज अ काइंड ऑफ अ प्रूफ ऑफ कॉन्सेप्ट। आज कोई बच्चा बोलता है मुझे कंप्यूटर साइंस करना है, तो एज एन एडमिशंस ऑफिसर मैं जानना चाहता हूँ कि मैं आपकी बात को विश्वास क्यों करूँ। आपने कंप्यूटर साइंस को कैसे एक्सप्लोर किया? आपने कोई प्रोजेक्ट बनाया, आपने कोई कंपटीशन जीता, आपने कोई रिसर्च पेपर लिखा, क्या आपने कैसे एक्सप्लोर किया? मैं कैसे आपकी बात को विश्वास करूं? खाली लिखने मात्र से तो काम नहीं चलेगा। एब्सोल्युटली करेक्ट। आप कोई इंटरनेशनल रिलेशंस परस्यू करना चाहते हो, आप बोलते हो कि मैं अपने देश की सेवा करना चाहता हूं, लेकिन मुझे आज तक आपने कुछ नहीं किया, आपने कोई कम्युनिटी वर्क में कंट्रीब्यूशन नहीं किया, आपने कोई गवर्नमेंट सेक्टर में इंटर्नशिप नहीं की, तो मैं कैसे मान लूं कि आप फ्यूचर में कर लोगे? करेक्ट। तो जो हम स्टोरी की बात कर रहे हैं या प्रोफाइल बिल्डिंग की बात करते हैं, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट क्राइटेरियन है, इसी के लिए हमारे पास लोग आते हैं और हम उन्हें कर पाते हैं। इसमें बहुत सारे कंपोनेंट्स हैं, कोई ऐसा फिक्स नहीं है कि आप ये 2 कर लीजिए, 3 कर लीजिए तो मेरा एडमिशन हो जाएगा। बेसिकली हर स्टूडेंट के लिए कस्टमाइज्ड स्टोरी लाइन या बैकग्राउंड है। इट्स लाइक सेइंग कि मूवीज तो सब हैं, लेकिन शायद रोमांटिक मूवीज भी सब हैं, लेकिन कौन सी रोमांटिक मूवी किसको अच्छी लगती है और कैसे फिट होती है, वही बात यहाँ पे है। तो प्रोफाइल हैज अ लॉट ऑफ कंपोनेंट्स। इट्स वेरी डिफिकल्ट टू एक्सप्लेन ऑन अ podcast webinar on exactly what is the right profile set for you. That has to be customized for every child, but I think it's very important to understand that profile is very, very important piece, and people should spend and invest a lot of time in thinking about this. Ideation is very important, and so is execution, is what our experience tells us. जो प्रोफाइल बिल्डिंग है तो वो इतनी ही इम्पोर्टेंट है, जिस तरह से आप एक्सप्लेन कर रहे हो, तो वो उतनी ही इम्पोर्टेंट है जितना एकेडमिक इम्पोर्टेंट है, जितना एसएडी इम्पोर्टेंट है, एंड और उतना ही इम्पोर्टेंट प्रोफाइल बिल्डिंग है। और वो प्रोफाइल में वो स्टोरी और वो एम्बिशन होना चाहिए और वो एडमिशन ऑफिसर को फील होना चाहिए। एग्जैक्टली। देखिए, लेट्स अंडरस्टैंड फ्रॉम एन एडमिशंस ऑफिसर्स पर्सपेक्टिव, जितनी ज्यादा एप्लीकेशंस उनके पास आ रही हैं, हर साल नंबर बढ़ता जा रहा है, कॉलेजेस बोल रहे हैं 30% बढ़ गया, 40% बढ़ गया एप्लीकेशन का नंबर। तो एक एक एप्लीकेशन को, एक एक बच्चे को समझ पाना इतना आसान नहीं है, किसी के लिए भी नहीं, ऑब्जेक्टिवली। हालांकि बहुत एस्टैब्लिश्ड प्रोसेस है। लेट्स अंडरस्टैंड कि एक एडमिशंस ऑफिसर आपके एप्लीकेशन में 5 से 6 मिनट लगाने वाला है, तो वो स्टोरी क्लिक करती है, नहीं करती है, कैसे क्लिक करती है, कैसे उसकी प्रोबेबिलिटी क्लिकिंग की बढ़ाई जाए, ये सब प्रोफाइल बिल्डिंग का पार्ट है। रेलेवेंस का भी पार्ट है, फिटमेंट का भी पार्ट है। हो सकता है कि आज एक बच्चा कॉर्नर में फिट ना हो रहा हो, वो शायद येल के एक डिफरेंट सिस्टम में एडजस्ट हो पाए या फिट हो पाए, जो एडमिशन ऑफिसर समझ पा रहा है। तो कॉलेज का जो प्रोसेस है, जिसको हम एस्से के तौर पे भी देखते हैं और हम मानते हैं कि हर तरह की वैरायटी ऑफ एस्से लिखे जाते हैं, वो एक जरिया है अपनी स्टोरी पहुंचाने का, लेकिन उससे पहले स्टोरी होना जरूरी है। राइट। और सर आपने जो बताया कि हर साल 30-40% इंक्रीमेंट हो रहा है एप्लीकेशंस में और ऐसी यूनिवर्सिटी में, तो सर इतना हाइप और इतना इन्वेस्टमेंट, आई थिंक ये सब यूनिवर्सिटीज की फीस अप्रॉक्सीमेटली $60,000-70,000, आई थिंक उससे भी ज्यादा। तो क्या ये इन्वेस्टमेंट रीजनेबल है? तो
बहुत सारे पेरेंट्स को ये क्वेश्चन है कि सही में, और 4 साल का इन्वेस्टमेंट, यहाँ हम बात कर रहे हैं अंडर ग्रेड एजुकेशन मीन्स बैचलर प्रोग्राम, तो क्या बैचलर के लिए अगर बच्चा जाता है ऐसी यूनिवर्सिटीज में तो इट्स अ मैटर ऑफ 2-3 करोड़, सो वो कितना रीजनेबल है सर, इतनी बड़ी अमाउंट? मोमिन भाई, एज अ पेरेंट यदि मैं आंसर करना चाहूँ तो मैं बोलूँगा मेरे दोनों बच्चे टॉप मोस्ट इंस्टीट्यूशन, बेटा कॉर्नल, बेटी यूनिवर्सिटी ऑफ शिकागो से पढ़े हैं, तो मैं आपको बता सकता हूँ कि ये इन्वेस्टमेंट 100% वर्थ है, बहुत जबरदस्त रिटर्न है। और चाहे हर तरह की फैसिलिटीज अवेलेबल है फैसिलिटेट करने के लिए। एक छोटा सा एग्जांपल देना चाहूँगा। आज पेरेंट्स, जो न्यू एज पेरेंट्स हैं, वो चाहते हैं कि हमारे बच्चे पूरा वर्ल्ड एक्सप्लोर करें, तो छुट्टी पे जाते हैं तो पता चलता है कि सब यूरोप जा रहे हैं। आज यूरोप जाने का शायद खर्चा एक फैमिली का 15-20 लाख रुपए आएगा, यूएस जाने का 15-20 लाख रुपए आएगा, हम वहां पे तो खर्च करने के लिए तैयार हैं। लेकिन जब एजुकेशन जिसका एक रिटर्न हम पूरा लाइफ लॉन्ग रिटर्न देख सकते हैं, यदि हम उसको कैलकुलेट करें तो रिटर्न परसेंटेज बहुत ही एक्सपोनेंशियली हाई है। दूसरी बात, आज की डेट में इस साल से एप्लीकेशन, यदि हम बात करें एप्लीकेशन तो नहीं, मतलब मैं टोटल फीस की बात करूं तो जो आईवी लीग इंस्टीट्यूशंस हैं या टॉप मोस्ट इंस्टीट्यूशंस जैसे स्टैनफोर्ड, यूनिवर्सिटी ऑफ शिकागो, इन सब की फीस रफली $90,000 to $93,000 है। और जिस हिसाब से डॉलर का रेट अभी है तो आप मान लीजिए 75 लाख 80 लाख के बीच में रेंज है। बट ये इन्वेस्टमेंट वर्थ है, 100% वर्थ है। और इसमें बहुत सारे तरीके हैं जो हम अपने स्टूडेंट्स को गाइड करते हैं कि इस कॉस्ट को कम किया कैसे जा सकता है। तो यदि अफोर्डेबिलिटी है, यदि हमारी एस्पिरेशंस इतनी हाई हैं, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट रेलेवेंट जरिया है लाइफ में बड़ी जंप लेने का, ये मेरा मानना है। और सर दूसरा भी एक क्यूरियोसिटी है, ये एक कॉस्ट है, ऑब्वियसली बहुत सारे लोगों के लिए ये एक अफोर्डेबल कॉस्ट है, बहुत सारे लोगों के लिए एक स्ट्रेच कर, अगर वो स्ट्रेच करते तो अफोर्ड हो सकता है, ऐसे जोन में है। पर एक बहुत ही बड़ा वर्ग है जिसको हम बोलते हैं मिडिल क्लास। तो अच्छा, मिडिल क्लास के बच्चे डिजर्विंग कैंडिडेट्स हैं तो बहुत सारे, तो सर वो उसके लिए क्या रीजनेबल होगा, या क्या उन लोगों को इसमें ट्राई करना चाहिए? अगर वो ट्राई करते हैं तो सर क्या क्या रिसोर्सेज अवेलेबल होते हैं? जैसे अगर एजुकेशन लोन के बारे में बात करें तो क्या क्या रिसोर्स अवेलेबल है? अगर हम स्कॉलरशिप के बारे में बात करें तो क्या रिसोर्स अवेलेबल है कि जिससे ये क्लास भी सोच सकता है कि भाई नहीं, हम भी हार्वर्ड जाएंगे या तो हम भी एमआईटी जाएंगे। देखिए, बहुत इंटरेस्टिंग ट्रेंड देखने में आया। 3-4 साल पहले तक ऐसा होता था कि मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास का मानना था कि ये तो हमारी रीच के बाहर है, हम इस पे तो कोशिश भी नहीं करेंगे, हम अपने बच्चे को बाहर भी नहीं भेजेंगे, हम इंडियन इंस्टीट्यूशन में पढ़ाएंगे और फिर बच्चा देखे कि उसको जिंदगी में कैसे तरक्की करना है। लेकिन आई थिंक ये एक्सपोजर बोले, इंटरनेट का एक्सपोजर बोले, सोशल मीडिया का एक्सपोजर बोले, इंटरेक्शन विद पीपल बोले, हम जैसे लोगों का सहयोग बोले, योगदान बोले, बट लोगों को समझ आने लगा है कि बहुत सारे प्लानिंग के साथ काम किया जाए तो सब कुछ पॉसिबल है। उसके बाद में चाहे वर्ल्ड में कहीं पे भी जाके जॉब करूं, मुझे उसकी वैल्यू मिलेगी, पहली बात। दूसरी बात, काफी अलग अलग कोर्सेज में, यदि इंटरनेशनल रिलेशंस की बात करें, हम बायोलॉजी रिलेटेड कोर्सेज की बात करें तो वर्ल्ड में कुछ इंस्टीट्यूशंस, इकोनॉमिक्स की बात करें, साइकोलॉजी की बात करें तो अलग अलग कंट्री में अलग अलग एस्टैब्लिश्ड इंस्टीट्यूशंस अवेलेबल हैं। तो हमें ये जांच पड़ताल करनी चाहिए, वी मस्ट डू दैट रिसर्च and maybe reach out to some mentors who can guide us and help us in finding the right options, और फिर हम मुझे सोचना चाहिए। देखिए, हमारे पास जो कुछ पेरेंट्स आते हैं कि जी मेरे पास पैसे नहीं है, बच्चे को बाहर भेजना है, मैं जर्मनी भेज दूं। हाँ, बिल्कुल कोई बुरी बात नहीं है, सोचने में कोई हर्ज नहीं है, लेकिन आई थिंक यू मस्ट डू द रिसर्च कि क्या मेरा बच्चा जर्मनी में सेटल हो पाएगा, क्या मेरा बच्चा वियना या ऑस्ट्रिया में जाके अच्छी तरह सेटल कर पाएगा, क्या जर्मन लैंग्वेज सीख पाएगा, करेक्ट? तो ये सब और सीख पाएगा तो कोई बुराई नहीं है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि कोई बुराई है,
लेकिन आई थिंक इट इज इम्पोर्टेंट टू delve deeper into the subject, do the right kind of research and utilize the resources which are available. आज information available है, आज हम बैठ के पॉडकास्ट कर रहे हैं, बच्चे वेबिनार देख रहे हैं, रील्स देख रहे हैं, तो क्या सारी इंफॉर्मेशन आपके टिप्स पे अवेलेबल है? टिप्स पे बिल्कुल अवेलेबल है। तो आई थिंक दे मस्ट रिसर्च दैट एंड डू टेक अ डिसीजन व्हिच इज वेरी वेल रिसर्च डिसीजन। ये सबसे बड़ी चीज है कि एक्सप्लोर करना चाहिए और एक डिसीजन लेने से पहले रिसर्च करना चाहिए। मैं एक एग्जांपल के तौर पे बताता हूँ। लास्ट ईयर मेरी एक स्टूडेंट, दिल्ली की एक स्टूडेंट को डार्टमथ व्हिच इज एन आईवी लीग इंस्टीट्यूशन में 100% स्कॉलरशिप के साथ एडमिशन मिला। तो जो बच्चा है वो मिडिल क्लास, या मैं बोलूँगा मिडिल क्लास से आता है। नॉर्मली शायद पेरेंट्स इतनी बिना स्कॉलरशिप के भेजने के लिए हिम्मत नहीं जुटाते, लेकिन मैं पेरेंट्स की भी तारीफ करना चाहूंगा कि उन्होंने कोशिश की और बच्ची को स्कॉलरशिप मिला। तो चाहे वो 3 करोड़ है, वो 4 करोड़ है, 100% स्कॉलरशिप बच्चे को मिला, मेरिट बेसिस पे या फाइनेंशियल एड के बेसिस पे, जिस बेसिस पे भी मिला है हमारे बच्चे को, और वो वहां पढ़ रही है। तो क्या ये पॉसिबल है पॉसिबल। बहुत सारे आज की डेट में मेरिट स्कॉलरशिप्स अवेलेबल है। मेरिट तो होनी चाहिए, तो मेरिट है तो मेरिट स्कॉलरशिप्स अवेलेबल है। दूसरा, आपके पास फाइनेंशियल एड अवेलेबल है। तीसरा, यदि पेरेंट्स सोचे कि भाई मैं 3 करोड़ नहीं अफोर्ड कर सकता, मैं 1.5 करोड़ अफोर्ड कर सकता हूँ, घर भी तो लोग खरीद रहे हैं, राइट, वो भी तो एक इन्वेस्टमेंट है। तो मान लीजिए मैं 1.5 करोड़ इन्वेस्ट कर सकता हूँ अभी, लेकिन मैं 1.5 करोड़ का लोन ले लेता हूँ। तो क्या इस तरीके से सब तरह के जरिए अवेलेबल हैं, अपॉर्चुनिटीज अवेलेबल है? बिल्कुल अवेलेबल। I would say from personal experience, is it definitely worth it? It is 100% worth it, right? Planning important है, हमें रिस्की एरिया में नहीं जाना चाहिए कि बिल्कुल हमारे पास पैसे नहीं है, हम बहुत बड़ी जंप लेंगे, ऐसा भी नहीं करना चाहिए। लेकिन यदि हम प्लान करें ना इसको, जब बच्चा 9th में आए तब से प्लान करें, उससे पहले से प्लान करें, तो बिल्कुल डूएबल है, बिल्कुल पॉसिबल है। प्लंज लेना चाहिए, रिटर्न बहुत जबरदस्त है। और यदि ऐसा नहीं हो पा तो मैं उसका भी एक जरिया बता देता हूँ। आज हम बात करते हैं कि मुझे कॉर्नेल में एडमिशन चाहिए, क्या मेरा बच्चा जॉर्जिया टेक जा सकता है? इट इज इक्विवेलेंट, इट इज एट अ सिमिलर लेवल। क्या मेरा बच्चा अरबाना शैंपेन जा सकता है जिसकी फीस कम है, 50% है? बिल्कुल जा सकता है। तो बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज अवेलेबल। मैं आपको बताता हूँ, लास्ट ईयर हमारी एक स्टूडेंट को हमने मिशिगन स्टेट यूनिवर्सिटी से 2 साल पढ़ाई की, फिर वो कॉर्नेल गई, तो 2 साल उसका खर्चा कम हुआ, फिर वो कॉर्नेल चली गई। तो ऐसी भी अपॉर्चुनिटीज अवेलेबल हैं, भरपूर अवेलेबल हैं। प्रॉब्लम क्या है कि लोगों को शायद नॉलेज है, इंफॉर्मेशन अवेलेबल है, बट करेक्ट एंड फेयर नॉलेज या इंफॉर्मेशन अवेलेबल नहीं। तो मेरी रिक्वेस्ट ऐसे लोगों को हमेशा रहती है कि हमारे जैसे एक्सपर्ट्स के पास आए, जरूरी नहीं है मेरे पास आए, आपके पास आए, और भी लोग एक्सपर्ट्स हैं, कम से कम जाके सलाह तो लें, एक्सप्लोर तो करें, तभी तो आपको समझ आएगा कि आप इसको अचीव कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे इस बॉट में। सर बहुत ही ब्यूटीफुली आपने पूरा समझाया। और यहाँ से और एक क्वेश्चन हमारे माइंड में आता है कि जैसे हमने बात किया सर आईवी लीग, तो कहीं ना कहीं आपने और आईवी लीग इक्विवेलेंट जो बात की कि भाई ये यूनिवर्सिटीज हैं, तो सर ये भी जानना है कि अपार्ट फ्रॉम आईवी लीग क्या अपॉर्चुनिटीज है, और इक्विवेलेंट मींस अगर आप थोड़ा उसमें कुछ बोल सकते हो कि अगर बच्चे एम करते हैं पर बैकअप प्लान क्या रखना चाहिए और कौन सा बैकअप कॉम्प्रोमाइजिंग नहीं है, राइट? तो ये भी हर बच्चे के माइंड में रहता है कि अगर नहीं मिला तो आईवी लीग में, तो व्हाट इज सेकंड बेस्ट ऑप्शन और व्हाट इज इक्विवेलेंट बेस्ट ऑप्शंस? आई थिंक इट्स अ फेयर क्वेश्चन। मुझे याद आ रहा है कि 3 साल पहले मेरे पास एक स्टूडेंट आया, दिल्ली में आया, मिलने आया, और बोला कि मैं या तो MIT जाऊंगा या मैं पढ़ाई छोड़ दूं। अब ये भी जायज नहीं है ठीक है, क्योंकि बहुत सारे क्राइटेरियन आपकी पकड़ से, समझ से बाहर है। अब बहुत अच्छे होंगे, मैं मानता हूँ, लेकिन 0-1 का गेम नहीं है। हुआ तो हुआ, नहीं हुआ तो नहीं हुआ, ऐसा नहीं है, बिल्कुल फेयर नहीं है। हम जब भी किसी बच्चे को गाइड करते हैं तो मैं ये कहता हूँ कि एक आईवी लीग में पहुंचने का गोल होना जायज है, बट नहीं होने पे डिसअपॉइंट होके सब कुछ छोड़ देना भी जायज नहीं।
देखिए एज अ काउंसलर, एज अ coach, as an Ivy coach expert or a premium consultant, I would always advise children to target the top 50 universities in the world, right? आज किसी की रैंक 15 है और या 25 है तो कोई जमीन आसमान का फर्क नहीं होने वाला, करेक्ट? मतलब फर्स्ट आज रैंक है तो हो सकता है किसी रैंकिंग प्रोसेस में बदलाव हो जाए, उसकी वजह से वो 8th रैंक आ जाए, तो आप ये तो नहीं कहेंगे वो खराब इंस्टीट्यूशन है, क्योंकि आप यदि टॉप 50 में भी पहुंच रहे हैं तो आपने एक बहुत बड़ी जंप तो ले ली है। ओके, अब वो जंप 50 या 49 है या वो जंप 5 है, उससे बहुत फर्क पड़ने वाला नहीं, क्योंकि यहाँ तक पहुंचने की जर्नी ही आपको काफी इवॉल्व कर देती है, अलाउ कर देती है। और दूसरा, जब आप यहाँ पहुंचते हैं, जिस टाइप के कोलीग्स के साथ, पीयर ग्रुप के साथ आप इंटरेक्ट करते हैं, यू रियलाइज दैट यू आर सीइंग द बेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। कोई बच्चा मोरक्को से आ रहा है, कोई चाइना से आ रहा है, कोई यूएस से पढ़ा है, कोई हमारे नेबरिंग कंट्री से आ रहा है, कोई सऊदी अरेबिया से आ रहा है। सबके पर्सपेक्टिव, डाइवर्सिटी ऑफ द कोहॉर्ट जिसको कहा जाता है, अमेजिंग है। तो आई थिंक चिल्ड्रन should strive for topmost institution in the world and should not only say that I want to get into an Ivy League institution. We should plan for it, but that's the way it is. सर एक लास्ट क्वेश्चन, जो लोग प्रिपेयर कर रहे हैं अंडरग्रेड के लिए, तो वो स्टूडेंट्स को या पेरेंट्स को आप क्या एडवाइस दोगे? कितने टाइम्स पहले स्टूडेंट को ये जर्नी, या हम जो बोलते हैं प्रोफाइल बिल्डिंग, या जो भी उसकी प्रिपरेशन है, वो कितने टाइम पहले शुरू करनी चाहिए? बहुत बहुत उत्तम सवाल है सर। आप इतने साल से इंडस्ट्री में, आप समझते हैं। देखिए, यदि किसी बच्चे को 2026 में कॉलेज ज्वाइन करना है, 2026 में if somebody wants to join the college, उसको अक्टूबर 25 में एप्लीकेशन सबमिट करना है, which is just around the corner. तो यदि अक्टूबर 25 में एप्लीकेशन सबमिट करनी है तो उसको 3-4 साल पहले से तैयारी करनी चाहिए। तो हमारी स्ट्रॉन्ग एडवाइस स्टूडेंट्स को ये रहेगी कि आप जैसे ही 9th स्टैंडर्ड में आते हैं, दैट इज द राइट टाइम टू बिगिन। यदि 9th में नहीं कर पाए तो 10th की एंडिंग तक तो जरूर कर लें। 12th में, मिडिल ऑफ 12th में यदि आप आके बोलें कि अगले महीने मेरी एप्लीकेशन जानी है, मेरा प्रोफाइल भी करा दो, मुझे आईवी भी पहुंचा दो, तो ये थोड़ा बिलीवेबल नहीं है, राइट? करेक्ट। तो लॉन्ग टर्म प्लानिंग इज रिक्वायर्ड। सो माय एडवाइस टू अ लॉट ऑफ पेरेंट्स वुड बी to maybe start meeting and exploring opportunities with mentors beginning 9th standard. That's the best time to start. मेरे पास कोई 8th में आके कहता है तो मैं मना कर देता हूँ, right? Because that's slightly earlier, but 9th is a good time. In fact, आप US में जाएं, हमारे पास बहुत बच्चे US से, कतर से, दुबई से, सिंगापुर से आते हैं, US के स्टूडेंट्स, क्योंकि उनका तो यही सिस्टम है। तो वहां पे आप देखेंगे कि बच्चा 11 तक तो तैयार हो चुका होता है, कौन से 5 कॉलेज में अप्लाई करने वाला हूँ पहले, क्या मेरा प्रोफाइल है, तो वो 9th से तैयारी कर रहा है, चाहे वो एपी एग्जाम की बात कर रहे हैं, चाहे वो एसएटी की बात कर रहे हैं। तो ये सारी प्लानिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। लास्ट मिनट पे किसी पड़ोसी से सुन के मुझे आईबी जाना है पहुंच के कोशिश करना, मोस्ट ऑफ केसेस में होता है, बिल्कुल होता है। मेरे अंकल ने बोला यूएसए से कि बेटा अप्लाई कर दे, पढ़ना है तो हार्वर्ड से पढ़ना है। तो ये जायज नहीं है और फेयर नहीं है। let people understand this, and there are amazing opportunities to look at topmost institutions in the world, and यदि प्रोसेस से चलेंगे तो पक्का पहुंचेंगे। थैंक यू आलोक जी, आज आपने जितनी भी बातें बताई बहुत ही आई ओपनिंग है, और बहुत सारी मिथ आज बस्ट होने वाली है, और वी आर वेरी थैंकफुल फॉर दिस सेशन एंड थैंक्स टू बी हियर विद अस। अगर आप एम कर रहे हो हार्वर्ड के लिए, एमआईटी के लिए, वर्ल्ड की टॉप यूनिवर्सिटीज के लिए, तो और एक बार मैं आपको एश्योरेंस देता हूं कि आप फिर से ये वीडियो देख लो, ये जो इंफॉर्मेशन है उसको प्रॉपर्ली इंटरप्रेट करो, उसको कोरिलेट करो अपनी सिचुएशन से, और आप इसमें से, ये वीडियो में से कितना जूस निकाल सकते हो आपकी करियर के लिए, वो आपके ऊपर है। So best of luck guys for your career, and thank you very much for being with us.